चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल के फर्स्ट 250 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा टारगेट है फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स को पूरा करने का। इसीलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं सैम्पल पेपर को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ट्रांजिएंट पुअर रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पीपल। देखिए, अगर हम ट्रांजिएंट पुअर की बात करते हैं तो एक पुअर व्यक्ति है, वो वैसे तो हमेशा गरीब है, लेकिन वो कभी कभी गरीबी रेखा के ऊपर चला जाता है, कभी कभी गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं चर्निंग पुअर या ट्रांजिएंट पुअर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, हमें दे रखा है कि एक स्टेटमेंट है दो, उनमें से चूज करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। स्टेटमेंट को देखते हैं बच्चों। Systematic record of all the transactions of goods and services between residents of home country and residents of rest of the world is balance of trade। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, ना कि सर्विसेज का। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज की भी बात कर रहा है। ठीक है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है बैलेंस ऑफ इनविजिबल गुड्स इनविजिबल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ सर्विसेज आर वन और सेम थिंग। इनविजिबल ट्रेड में बैलेंस ऑफ सर्विसेज आती है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज होती हैं। तो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट एंड सेकंड वन इज करेक्ट, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री फंक्शन एज एन एडवाइजर टू। जो हमारी आरबीआई है वो किसके लिए एडवाइजर है? वो गवर्नमेंट के लिए एडवाइजर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलोनियल पीरियड में यानी जब ब्रिटिश का शासन था तो हमारे यहाँ पर वुमेन की लिटरेसी रेट कितना था? बच्चों, हमारा जो टोटल लिटरेसी रेट था वो था 16%, जिसमें औरतों के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन और भी ज्यादा था। सिर्फ 17% औरतें ही लिटरेट थी, 7% सॉरी। तो आंसर हो जाएगा ए। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन इंडिया पॉवर्टी लाइन इज कंप्राइज ऑफ डैश क्राइटेरिया। इंडिया में पॉवर्टी लाइन दो क्राइटेरिया पे बनती है। एक पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की मंथली एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है तो उसका 1000 रुपीज पर मंथ होना चाहिए। गांव में रहने वाले व्यक्ति का 816 रुपीज पर मंथ पर पर्सन एक्सपेंडिचर होना चाहिए। दूसरा है बेटा कैलोरी कंजप्शन, वो पर डे के बेसिस पर है। अगर आप गांव में रह रहे हो तो आप मैनुअल लेबर ज्यादा कर रहे हो तो आपको चाहिए वहां पर 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे। अगर आप शहर में रह रहे हो तो आप मैनुअल लेबर कम कर रहे हो तो शहर में आपको चाहिए 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे। तो इस अकॉर्डिंग आपका सी आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारे देश में गरीबी का डाटा कलेक्ट करने का काम कौन करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सेवंथ क्वेश्चन हमसे कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। दो स्टेटमेंट है, इनमें देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग क्रॉनिकली पुअर पीपल अबव द पॉवर्टी लाइन। एक क्रॉनिकली पुअर है, क्रॉनिकल मतलब समझ लो बच्चों जो पैदाइशी गरीब है, मतलब बहुत लंबे टाइम वाली उसकी गरीबी है, उसको गरीबी रेखा के ऊपर लाना बहुत डिफिकल्ट है। भाई बिल्कुल सही बात है, जो गरीब व्यक्ति है उसे पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं ला सकते। पीपल हु आर मच बिलो पॉवर्टी लाइन आर रेफर्ड एज क्रॉनिकल पुअर। ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के बहुत नीचे होते हैं वो क्रॉनिकली पुअर कहलाते हैं। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर कंसीडर्ड एज डैश फॉरेन इकोनॉमी। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं वो किसी भी इकोनॉमी के लिए असेट का काम करते हैं। किसी भी देश के पास जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा वो देश उतना ही ज्यादा डेवलप कहलाएगा। एग्जाम्पल देखो, पाकिस्तानी ना हमसे मैच जीत गए, हाँ बहुत ज्यादा पटाखे फोड़ रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 6 बिलियन यूएस डॉलर का है, हमारे पास 600 बिलियन यूएस डॉलर का है। 100 टाइम ज्यादा है हमसे, हाँ, लेकिन एक मैच जीत गए, खुश है। कोई बात नहीं, आने दो अगला मौका उनसे भी निपट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर कंसीडर एज डैश फॉरेन इकोनॉमी। सेट हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1, रीजनल इम्बैलेंस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बजट। कभी भी कोई सरकार चाहेगी रीजनल इम्बैलेंस आए, सरकार हमेशा चाहती है बैलेंस लाना, तो पहला वाला बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड पे जाते हैं, गवर्नमेंट बजट यूजेस टैक्सेस एंड सब्सिडी टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। देखो, जो अमीर होंगे उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा, वहां से पैसा लिया जाएगा और गरीबों को वो पैसा सब्सिडी के रूप में दे दिया जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब बी आंसर की सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फर्स्ट वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
इंडिया में जो इनकम इनइक्वालिटी है ये एक मेजर कंसर्न है इनकम के बारे में, लेकिन अगर हम असेट और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये उसमें भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में ट्राई करती है इन डिफरेंसेस को कम करने का। तो किस तरीके के टैक्स लागू करेगी? देखो, ऐसा टैक्स लगाना है अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लग जाए और गरीबों के ऊपर कम टैक्स लगे, तो ऐसे टैक्स कहलाते हैं बच्चों प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी दोज टैक्सेस विच इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम लेवल इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्सेस भी राइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। फिर से स्टेटमेंट 1, करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। बच्चों हमने मनी सप्लाई पढ़ा था M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। तो इसमें जो C है कैश इन हैंड है वो मनी सप्लाई का कंपोनेंट है, जबकि स्टेटमेंट में कह रहा है कंपोनेंट नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर द मोस्ट लिक्विड फॉर्म। मोस्ट लिक्विड मतलब सबसे ज्यादा इजीली फ्लो हो जाएगी, सबसे आसानी से फ्लो होने वाली, तो बिल्कुल करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट, इसका भी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुड्स विच आर सोशली नॉन डिजायरेबल। देखो, सिगरेट हो गई, लिकर हो गया, ठीक है, बियर, अल्कोहल वगैरह, या कोई भी ड्रग हो गए किसी भी तरीके के, सरकार उनको डिस्करेज करने के लिए क्या करती है, उनके ऊपर टैक्सेस बहुत हाई कर देती है, तो सी हाई टैक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कमर्शियल बैंक क्रिएटेड 5000 करोड़ when they were required 25% as reserve, what should have been the amount of primary deposit with the bank। बच्चों एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसका करेक्ट होगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। फॉर्मूला होता है बच्चों क्रेडिट क्रिएशन CR यानी टोटल अमाउंट, टोटल क्रेडिट क्रिएशन इक्वल टू 1/LRR मल्टीप्लाई इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करना 5000 करोड़, यहाँ पे वैल्यू पुट करना 25% और इसकी वैल्यू निकाल लेना, जिसका भी करेक्ट आंसर होगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वाज मेजरली डिवाइडेड इन डैश सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इंडिया में जो सेक्टर था कॉलोनियल पीरियड में वो दो पार्ट में डिवाइड था, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, जबकि अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे यहाँ टर्शियरी सेक्टर डेवलप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मीट्स मोस्ट ऑफ इट्स क्रूड ऑयल डिमांड बाय द वे ऑफ इंपोर्ट्स एंड एज द रिजर्व्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर मीटिंग डिमांड। यूएई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन रेस्पेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग BOP अकाउंट दिस इंपोर्ट विल बी रिकॉर्डेड। जब भी हम कोई ऐसी चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज है या जो हमारी एसेट लायबिलिटी पर स्टेटस पर असर नहीं डालती, ऐसी चीज़ों को हमेशा करंट अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इसलिए करंट अकाउंट में जाता है, जबकि ऐसी चीज़ें जो हमारे एसेट और लायबिलिटी स्टेटस पर असर डालती हैं जैसे बोरोइंग या इन्वेस्टमेंट हो गया, वो कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से करेक्ट पेयर हमें देखना है। तो प्लान डिक्रीज ऑफ द वैल्यू, डिक्रीज कर रहे हैं वैल्यू को, तो ये कहलाएगा डीवैल्यूएशन, पहला गलत। एबव लाइन आइटम्स ऑटोनॉमस होते हैं, यहाँ अकोमोडेटिंग दे रखा है, ये बिलो लाइन आइटम्स होते हैं, तो ये भी गलत। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी का बढ़ जाना, तो बेटा ये कहलाएगा अगर डोमेस्टिक करेंसी बढ़ रही है, सरकार बढ़ाएगी तो रिवैल्यूएशन, लेकिन यहाँ पे बढ़ने की बात कर रही है तो यहाँ पर एप्रिसिएशन, तो यहाँ रिवैल्यूएशन है, ये भी गलत है। यहाँ डेलिबरेटली लिखा होना चाहिए था तब रिवैल्यूएशन आंसर होता, तो आंसर हो गया हमारा डी कि मार्केट डिटर्मिनेशन एज वेल एज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये मैनेज फ्लोटिंग कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों, द रिडक्शन ऑफ डैश इज एन इनएलिएनेबल कंपोनेंट इंक्लूडिंग इन द कंडीशनल ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बेटा देखो, जब भी किसी भी देश का बजट घाटे में जाएगा यानी फिस्कल डेफिसिट होगा, तो हर वो देश ऐसी पॉलिसी इस्तेमाल करेगा ताकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के द्वारा फिस्कल डेफिसिट को कम किया जा सके, इसका आंसर होगा बी फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इनमें से कौन सा कॉमर्शियल बैंक का एग्जाम्पल नहीं है? LIC कॉमर्शियल बैंक का एग्जाम्पल नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनी है। नेक्स्ट में आते हैं, इन इंडियन सिस्टम ISM आयुष लेटर असिस्टेंट फॉर, देखो बच्चों आयुष में A का मतलब होता है आयुर्वेदा, Y का मतलब होता है यूनानी, ठीक है यार, Y का मतलब होता है योगा, सॉरी Y का मतलब योगा, U का मतलब यूनानी, S का मतलब सिद्धा और H का मतलब होता है होम्योपैथी, ठीक है, तो S का मतलब हो जाएगा सिद्धा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, डैश इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन रूरल बैंकिंग सिस्टम। रूरल बैंकिंग सिस्टम में इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन नहीं है? तो जमींदार या जितने भी वहाँ पे कर्जदार लोग होंगे यानी मनी लेंडर्स होंगे वो हमारे इंस्टीट्यूशनल में नहीं आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 कह रहा है इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी लीड्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। देखिए समझिएगा बात को, पहले के लोगों के पास में नोट कम हुआ करता था, 500 का, 1000 का, 2000 का नोट नहीं हुआ करता था, तो उनके लिए ना एक एक, दो दो, 5-5 रुपए की वैल्यू बहुत थी। वो उस 5 रुपए में बहुत सारा सामान ले आते थे। आज क्या, बच्चों की पॉकेट मनी 500 रुपए है, तो उनके लिए 5 रुपए की कोई वैल्यू रह गई? कोई वैल्यू नहीं है। तो जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे पैसे की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड ओनली बाय द सेंट्रल बैंक। जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में उसे कंट्रोल करने वाली सिर्फ सेंट्रल बैंक है हमारी इकोनॉमी में, जिसको कंट्रोल कर सकती है। बेटा कंट्रोल करने का काम इसी का होता है, जबकि मनी सप्लाई क्रिएशन में आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट तीनों पार्टिसिपेट करती है, लेकिन कंट्रोल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 22 डैश इज एन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इनमें से कौन सा पॉवर्टी का इंडिकेटर है इंडिया में? तो अगर हम पॉवर्टी के इंडिकेटर की बात करते हैं तो जिस देश में गरीबी जितनी ज्यादा होगी वो किस चीज के कारण हुई होगी? क्योंकि वहां पे लोग पढ़े लिखे कम होंगे। तो इलिटरेसी लेवल बच्चों, जितना ज्यादा इलिटरेसी लेवल होगा देश में उतनी ही गरीबी ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हुआ है काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस के बाद से। अगर हम बात करें हॉस्पिटल में बेड, प्राइमरी हेल्थ केयर, सीएचसी की या डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ की, इन सब में हम इम्प्रूव हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे एफर्ट्स हैं जिसमें अगर हम बात करें रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ के कंपेरेटिवली। इसका एक कारण क्या हो सकता है? तो हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करी इसलिए रिसोर्सेज कम है, ये भी कारण हो सकता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रूरल और अर्बन एरियाज का, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेस प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ बाय गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है। हेल्थ पर सरकार कम पैसा खर्च कर रही है। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड इन प्राइमरी सेक्टर्स आर। प्राइमरी सेक्टर में एनिमल को पालना, दूध प्रोडक्शन करना, एनिमल से प्रोड्यूस करना, ये सभी चीज़ आती हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा हमारा। सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ। 24 में से कोई भी 20 क्वेश्चंस करने थे बच्चों। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे चैनल पर जितना भी ट्रैफिक आ रहा है उसमें से 50% लोग वो हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ आप रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। सेक्शन बी को शुरू करते हैं बच्चों। असर्शन रीजनिंग है, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कॉज्ड बाय ऑटोनोमस आइटम्स। जो डेफिशिएंसी है बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से ही आती है। बस देखो, मैं विलिंगली इंपोर्ट ज्यादा कर दूंगा तो डेफिसिट हो जाएगा, विलिंगली एक्सपोर्ट ज्यादा कर दूंगा तो सरप्लस हो जाएगा। जबकि अकोमोडेटिंग आइटम सिर्फ बीओपी को बैलेंस करने का काम करता है। अगर डेफिसिट है तो हमने उधार लेके बैलेंस कर लिया, अगर सरप्लस है तो हमने इन्वेस्ट कर कर उसको बैलेंस कर दिया। तो हमारा सेशन बिल्कुल करेक्ट है। रीजनिंग कह रहा है द एम ऑफ अ कंट्री इज टू ब्रिंग बीओपी इन बैलेंस सिचुएशन सो एज टू स्टॉप फर्दर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कोई भी देश चाहता है कि उसका बीओपी हमेशा बैलेंस रहे, इसलिए वो फॉरेन एक्सचेंज के आउटफ्लो और इनफ्लो को रोकता है। ये भी सही बात है, लेकिन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर पॉवर्टी लाइन इज हायर इन द रूरल एरियाज बिकॉज। जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है गांव के एरिया में वो ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं कंपैरेटिवली मैनुअल लेबर यानी शरीर से काम ज़्यादा करते हैं इन कंपैरेटिव टू अर्बन पीपल। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल आर एंगेज्ड इन फिजिकल लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स आर द बैंकर्स ऑफ द लेवल्स ऑफ फॉर ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं वो सभी लेवल की गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करती हैं। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये काम सेंट्रल बैंक करती है। गवर्नमेंट नीड फाइनेंशियल हेल्प व्हेनेवर इट फेसेस अ सिचुएशन ऑफ बजट डेफिसिट। सरकार को जब भी बजट डेफिसिट होता है उसे पैसों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही, रीजनिंग करेक्ट है लेकिन असर्शन गलत है, तो सी आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमसे कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बीओपी के अकॉर्डिंग। देखिए बीओपी की बात करते हैं करंट अकाउंट की। ठीक है, करंट अकाउंट द आइटम्स आर नॉन डेबिट क्रिएटिंग, बिल्कुल सही बात, क्योंकि यहाँ पर ना तो क्रेडिट बनेगा ना हमारी लायबिलिटी रिड्यूस होगी। दीज आर रिक्यूरिंग इन नेचर, करंट अकाउंट में जो भी चीज आती है रिक्यूरिंग होती है, मतलब बार बार किए जाते हैं। इट लीड्स टू असेट क्रिएशन, असेट पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, तो ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 29 क्वेश्चन हमसे कह रहा है इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। जनधन योजना 2016 में शुरू हुई थी, तो ये गलत हो गया।
मनरेगा नहीं, सॉरी बच्चों, हाँ, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है? जनधन योजना 2014 में हुई थी, सॉरी सही है। मनरेगा 2005 में हुआ था, बिल्कुल सही। डेप ट्रैप गरीबी के कारण होता है। SJSRY यानी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसका जो मेन मोटिव था वो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम प्रोवाइड करना था? नहीं, इसका जो मोटिव था वो था शहर के पढ़े लिखे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। जबकि सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम जो एल्डरली पीपल को प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं NSAP। ठीक है, NSAP क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? डिमांड कर्व का देखो बच्चों, डिमांड कर्व कैसा होता है? डिमांड कर्व ऐसा होता है, तो इसका स्लोप डाउनवर्ड है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। सप्लाई कर्व इस तरीके से होता है ऊपर की तरफ, ये अप डाउनवर्ड कह रहा है, ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब बोथ आर इनकरेक्ट, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया का HDI कम है, उसका रीजन क्या है? इंडिया का HDI कम है क्योंकि गरीब लोग ज्यादा हैं, पुअर हेल्थ सर्विसेज हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज पुअर है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 कह रहा है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है लाइसेंसिंग पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस इन 1950s। हाँ ठीक है, 1956 में हुई थी। कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, नहीं, प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करना था, तो पहला स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट कह रहा है लाइसेंसिंग लीड्स टू प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, लाइसेंसिंग की वजह से प्राइवेटाइजेशन होगा? नहीं होगा बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट भी गलत, तो इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बोरोइंग आर कैपिटल रिसिप्ट्स, बोरोइंग कैपिटल रिसिप्ट है, बिल्कुल कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि इससे क्या होता है लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्यों? क्योंकि रिकरिंग इन नेचर है, मैं बार बार इंटरेस्ट देना है, और मैंने ब्याज दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना लायबिलिटी खत्म हो गई, मुझे फिर से ब्याज देना पड़ेगा। रीजनिंग कह रही है क्योंकि बोरोइंग से लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, जबकि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट से लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती, तो दोनों ही करेक्ट हैं और करेक्ट ही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच बैंक्स कम अंडर मल्टी एजेंसी सिस्टम, मल्टी एजेंसी सिस्टम के अंडर में कौन सी बैंक्स आती हैं? तो जितनी भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो मल्टी एजेंसी सिस्टम्स में आती हैं, इनमें से कुछ, हर एक बैंक नहीं आती, कुछ बैंक्स आती हैं। फिर कह रहा है ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन किस चीज से जुड़ा हुआ है? देखो कुछ चीजें याद रखना, गोल्डन रेवोल्यूशन जुड़ा हुआ है हॉर्टिकल्चर और हनी बी के साथ, व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड जुड़ा हुआ है दूध के प्रोडक्शन के साथ में, ब्लू रेवोल्यूशन जुड़ा हुआ है मछलियों के प्रोडक्शन के साथ में, तो फिशरीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कॉलोनियल गवर्नमेंट ड्रेन्ड इंडियाज रेवेन्यू फ्रॉम फॉरेन ट्रेड, हमारे यहाँ से उन्होंने फॉरेन ट्रेड के द्वारा किस तरीके से हमारे इंडिया के रेवेन्यू को ले गए? उन्होंने लॉसेस पे करे, सही है, सैलरीज पे करी, वॉर एक्सपेंसेस करे, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस अ राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन का मतलब होता है डोमेस्टिक करेंसी के प्राइस में राइज हो जाना, ठीक है। एप्रिसिएशन का मतलब होता है हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का बढ़ जाना। एप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा। देखो जैसे जैसे हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे देश की चीजें इंटरनेशनल मार्केट में महंगी पड़ेंगी, तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो रीजनिंग भी करेक्ट है, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन है? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा बच्चों बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है इनमें से करेक्ट पेयर कौन सा है? देखो बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 1995 में, 1 जनवरी को, तो पहला वाला गलत हो गया। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 में, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। गेट, ग्लोबल जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये बना था बच्चों 1948 में, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आर रॉन्ग, यहाँ पे आर रॉन्ग वो लिखा होना चाहिए, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर रॉन्ग, सारे के सारे आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 पे जाते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड। ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पॉजिटिवली रिलेटेड होती है, जितना डेवलपमेंट होगा उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट। ह्यूमन कैपिटल से प्राइवेट बेनिफिट भी होता है और सोशल बेनिफिट भी होता है। मतलब समझो, सपोज करो अगर मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया तो उससे मेरा भी फायदा है, इसके अलावा पूरी सोसाइटी का भी फायदा है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डैश पॉलिसी इज यूज्ड टू इनकरेज पब्लिक सेक्टर कंपनीज टू परफॉर्म बेटर। इनमें से कौन सी पॉलिसी थी? देखो बच्चों, गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने जिस समय पे प्राइवेटाइजेशन को इंप्लीमेंट करा तो उसने कई सारी पीएसयूज को बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज जो कंसिडरी प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही थी उनको प्राइवेटाइज नहीं किया गया, जिनमें महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना तीनों ही थी। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एग्रीकल्चर सब्सिडी सरकार के जो गवर्नमेंट डेफिसिट है उसके लिए एक मेन रीजन है, क्योंकि सरकार स्पेशली फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देती है। बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है इकोनॉमिक हेल्प गिवन टू द फार्मर लीड्स टू ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड अंडर प्रोडक्टिविटी। बिकॉज लाके देखो कि जो इकोनॉमिक हेल्प दी आ रही है फार्मर्स को, इसकी वजह से वो इस रिसोर्स का ओवर यूज कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी अंडर हो रही है। बिल्कुल सही और सही एक्सप्लेनेशन है, यानी ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ और इकोनॉमिक वेलबींग को बढ़ा देना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज आती है। सोशल डेवलपमेंट भी आता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आता है, यानी बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्शन रीजनिंग का। द इकोनॉमिक मोटिव ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वाज टू एस्टेब्लिश बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। जब ब्रिटिशर्स का शासन था तो उन्होंने हमारे पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा। क्यों? क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज को और इम्प्रूव करना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज वन ऑफ द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंडिया। बिल्कुल सही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इंडिया की तरफ अंग्रेजों का। दोनों ही बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। कह रहा है प्राइमरी डेफिसिट, देखो बच्चों प्राइमरी डेफिसिट दे रखा है 3500 का, इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है 500 का, तो फिस्कल डेफिसिट 3000 का आएगा। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो अगर फिस्कल डेफिसिट 3000 का है माइनस 500 करो तो 2500 होना चाहिए था, यानी असर्शन हमारा गलत हो गया। वो पॉइंट नंबर ये गलत हो गया। द डिफरेंस बिटवीन बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज फिस्कल डेफिसिट। नहीं बच्चों, ये प्राइमरी डेफिसिट होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, याद रखिएगा फिस्कल डेफिसिट को ही हम बोरोइंग कहते हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है बोरोइंग और इंटरेस्ट पेमेंट के बीच का डिफरेंस। सी कह रहा है सरप्लस बजट इज व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज मोर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही, अगर मुझे पैसा मिल ज्यादा रहा है और मैं खर्च कम कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं सरप्लस में हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। पॉवर्टी लाइन can lead to misleading conclusion related to the group of people who are poor। जो पॉवर्टी लाइन है कभी कभी कंक्लूजन को कभी कभी क्या कर देती है, मिसलीड कर देती है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, मिस्टर ए हैं जो कि गरीब है। अब पता चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा गरीब है कि कम गरीब है, नहीं पता चल रहा ना। तो बस अब यही चीज की बात है कि अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालें कि उसको थोड़ी हेल्प की चाहिए जरूरत है, बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है। असर्शन बिल्कुल सही कह रहा है, ये सिर्फ बाइफर्केशन करता है लोगों का पुअर और नॉन पुअर के बीच में। ये भी बिल्कुल असर्शन रीजनिंग बिल्कुल सही, इसी वजह से हम एक्चुअली कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते, यानी दोनों ही चीजें बिल्कुल सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इंडिया की जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है क्योंकि प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। रीजनिंग कह रही है जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की उसकी वजह से कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के लिए। तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक केस दे रखा है, हमें दे रखा है बार्टर में जानवर का इस्तेमाल हो रहा है, फिर गोल्ड का हुआ, फिर मेटल कॉइन्स आए, फिर पेपर मनी आई, प्लास्टिक कार्ड, इलेक्ट्रिक मनी, अब क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन्स आ गए। ये क्या हो रहा है, पैसा लगातार पहले से ज़्यादा एवोल्यूट होता जा रहा है, इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, इवोल्यूशन हो गया पैसे का, पैसा और मॉडिफाई होता चला गया। क्वेश्चन नंबर 48 पे जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इंक्रीजेज द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। कॉमर्शियल बैंक जितना ज़्यादा क्रेडिट बनाएंगी उतना ज़्यादा मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही है असर्शन। रीजनिंग कह रही है बच्चों बाई क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कॉमर्शियल बैंक कैन क्रिएट कैन डिस्ट्रीब्यूट लोन्स मैनी मोर टाइम्स कंपेयर टू द इनिशियल डिपॉजिट। जो कॉमर्शियल बैंक हैं इनिशियल डिपॉजिट के बहुत टाइम तक लोन बना सकती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दोनों में अगर देखें हम बिकॉज लगा के जोड़ के देखते हैं, सेंस निकला। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इंक्रीज द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी बिकॉज बाई क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कॉमर्शियल कैन डिस्ट्रीब्यूट लोन्स मैनी मोर टाइम्स कंपेयर टू द इनिशियल डिपॉजिट। बन नहीं रहा, ठीक है ना, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। अब हम पे आ गया केस बेस्ड स्टडी। देखिए बच्चों केस बेस्ड स्टडी में यहाँ पर हमें 2020 में जो प्राइम मिनिस्टर जी ने मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के रिगार्डिंग सेल्फ रिलायंस के रिगार्डिंग जो स्पीच दी थी उसके रिगार्डिंग ही एक पूरा केस आया है। इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये जो लागू की गई थी ये किस लिए की गई थी। ये की गई थी बेसिकली जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उनको रिएलोकेट किया जा सके, ऐसे लोग जिनकी नौकरी चली गई है उनको सरकार मदद कर सके, खाना प्रोवाइड कर सके, इसके लिए। ठीक है, तो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। नेक्स्ट है जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया सरकार के द्वारा, वो एग्जाम्पल किस चीज़ का है। देखो सरकार जब भी रिलीफ पैकेज देती है तो सरकार को उसके बदले कुछ मिल थोड़ी ना रहा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अगला कह रहा है असर्शन रीजनिंग कह रही है बच्चों रिलीफ पैकेजेस अनाउंस बाय द गवर्नमेंट
ड्यूरिंग द पेंडेमिक आर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। पेंडेमिक के दौरान सरकार ने जितने भी रिलीफ पैकेज दिए सब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर थे। बिल्कुल सही, बजट बनाते समय पता थोड़ी ना था ये सब खर्च करना पड़ेगा। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आर जनरली नॉन डेवलपमेंट इन नेचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर नॉन डेवलपमेंट होते हैं नेचर के रूप में। बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर रेलवे से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो सरकार पैसा देती है, रेलवे का एक्सीडेंट हो गया तो सरकार पैसा देती है, डिसास्टर आ गया तो सरकार पैसा देती है, अगर कोई फसल सूख गई है, बारिश नहीं हुई तो सरकार पैसा देती है। कोई डेवलपमेंटल नेचर के नहीं होते नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। These are various relief packages mentioned above, which of the following indicate the reallocation of objective of government budget। सरकार ने जितने भी ये पैकेजेस वगैरह बांटे हैं, सब क्यों बांटे हैं? सेल्फ रिलायंस के लिए। अभी मैंने आपको दिखाया सेल्फ रिलायंस के लिए मोदी जी की स्पीच थी, इसका मतलब आत्मनिर्भर भारत के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,000 रुपये जो सीनियर सिटीजन को दिए जा रहे हैं इस डिफिकल्टी के समय पे अगले 3 महीने के लिए, ये इसमें बजट का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, बिल्कुल हो सकता है कि इनइक्वालिटी को खत्म करना। सोशल वेलफेयर, ये भी हो सकता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट कह रहा है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट बजट लीड्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। जितने भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे तो सरकार का बजट डेफिसिट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। नो प्रोविजन कैन बी मेड फॉर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। क्या कोई प्रोविजन नहीं बनाया जा सकता? ये बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब ए आंसर हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी की तरफ जाते हैं बच्चों। देखिए ये केस बेस्ड स्टडी हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। 1991 की बात चल रही है, पीवी नरसिम्हा राव जी की बात चल रही है, इंडियन इकोनॉमी की बात चल रही है कि इंडियन इकोनॉमी को लेकर कैसे चेंज किया गया था, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात हो रही है। कह रहा है कि कौन से फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन करेंसी है उसको रिवैल्यू किया गया एनईपी के दौरान? नहीं, रिवैल्यू नहीं किया गया, डीवैल्यू किया गया आखिरी टाइम, और उसके बाद इसे मार्केट फोर्सेस के ऊपर डाल दिया गया। तो असर्शन गलत है। और जब भी असर्शन गलत हो तो ऑप्शन चेक कर लो बच्चों। असर्शन इज फॉल्स, रीजनिंग इज ट्रू। रीजनिंग को पढ़ो भी मत, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग हमेशा करेक्ट ही निकलेगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट 1 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी टू प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल सही बात है, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई। इंक्रीजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमिक फंक्शनिंग लीड्स टू मेजर इनएफिशिएंसी। क्योंकि पब्लिक सेक्टर जैसे जैसे बढ़ रहा था उसकी इनएफिशिएंसी बढ़ रही थी। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, लाइसेंसिंग पॉलिसी वॉज नॉट रिमूव फॉर फ्यू इंडस्ट्री। देखो जब सरकार ने एलपीजी लागू करा तो उस समय लिबरलाइजेशन में लाइसेंसिंग को खत्म करा। लेकिन अगर ऐसी कोई कंपनी है जो कि ड्रग्स में डील कर रही है, एक्सप्लोजिव बना रही है, सिगरेट्स बना रही है, टबैको वगैरह बना रही है, अल्कोहल बना रही है, उनके लिए लाइसेंसिंग बनाई रखी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टैक्स रिफॉर्म है, लिबरलाइजेशन का पार्ट है, उसके दौरान टैक्स रिफॉर्म में क्या चेंज किए गए, टैक्सेस कैसे बदले गए? सिंपल कर दिए गए टैक्सेस को, टैक्सेस का सिंपलाइजेशन कर दिया गया और टैक्स रेट में कमी कर दी गई। तो दोनों ही आंसर होंगे, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे सैंपल पेपर का, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी इज एन आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी है वो किस चीज का आउटकम है? तो बेटा एलपीजी, तीनों जुड़ी हुई हैं, एलपीजी तीनों जुड़ी हुई हैं। तो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का ही आउटकम है। तो सी आंसर हो जाएगा। बच्चों ये हो गया हमारा सैंपल पेपर कंप्लीट। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, आपको लगा कि हाँ आपने टाइम बचाया, टाइम सेव करा, पूरा सैंपल पेपर समझा, आंसर समझ में आए, तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ बच्चों। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है ताकि टर्म 2 के टाइम पर मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी यूट्यूब के थ्रू पढ़ा सकूं। ठीक है, मैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियोज़ भी लेकर आऊँगा टर्म 2 के टाइम पर, लेकिन उसके लिए मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए होगा। बच्चों देखिए आज के टाइम पर अगर हम यूट्यूब का ट्रेंड देखें ना, तो यूट्यूब में वो लोग जो कि फनी वीडियोस बना रहे हैं, बेतुके गाली गलौज कर रहे हैं, उन लोगों के सब्सक्राइबर बहुत तेजी से राइज करते हैं। जबकि जो टीचर्स हैं, जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर आकर एफर्ट्स कर रहे हैं अपने, ताकि वो इस चैनल पर आएँ, बच्चों को कुछ नया दे सकें, उन लोगों को मोटिवेशन नहीं मिल रहा, लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं मिलते, उन्हें सब्सक्राइबर नहीं मिलते, चैनल बंद हो जाते हैं, कभी मोनेटाइज नहीं हो पाते। तो बच्चों अगर आप लोगों को भी लगता है कि आप लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई प्यार नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों से कभी सब्सक्राइब नहीं मांगूंगा। मुझे सिर्फ वो ऑडियंस चाहिए जो मेरे चैनल पे सिर्फ आती है पढ़ने के लिए, जिनको फर्क पड़ता है मेरी वीडियो से, सिर्फ मुझे वो लोग चाहिए। तो प्लीज़ उन्हीं लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ही जैसे दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।